नमस्कार बच्चों, माय सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेर यू मेक टॉपर्स। सो आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। आपने एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ लिया, आपने मेरे वाले सारे नोट्स याद कर लिए। सब कुछ करने के बाद हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से ना आपका एग्जाम आने के पूरे चांस है और आता भी है। जो MCQ आते हैं ना, इसी से बैठे होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस करने वाले हैं। लेटेस्ट सिलेबस का मतलब हुआ आपका इलेक्ट्रिक मोटर कटा हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर कटा हुआ है, तो वो वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सारे हम स्किप करने वाले हैं इस एग्जाम्पलर में से, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। जो बिल्कुल हमारा लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें कराने वाला हूँ, जो हमारा लेटेस्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, 2025-26 वाला। क्योंकि आपको पता है ना, वो कट हो चुका है सारा का सारा सिलेबस। अगर आप चाहते हो इस पूरी एग्जाम्पलर को अटैम्प्ट करना अपने आप, तो इस पूरी एग्जाम्पलर का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप खुद एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद चाहे साथ साथ मेरे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपके MCQ आएंगे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है MCQ है, चूज द फॉलोइंग, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड। इन सब में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो। पहली गलती तो बच्चे एज अ स्टूडेंट आप क्या करते हो, आप है ना इनकरेक्ट को करेक्ट दिमाग में कई बार हो जाता है, कहीं ना पढ़ नहीं पाते या फिर दिमाग से निकल जाता है, जल्दी जल्दी में होते हैं, तो हम करेक्ट पढ़ लेते हैं और एक बार उसमें देखो 4 में से 3 करेक्ट है ना, तो कोई भी एक देखिए आप टिक कराते हो और आपको लगता है ठीक हो गया और एग्जाम में गलत हो जाता है। तो एक बार ज़रा चारों स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। देखो, पहला कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी वही फील्ड होती है जहाँ पे नॉर्थ पोल मूव करता है, जहाँ पे नॉर्थ पोल लेके जाएगा, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हमने पढ़ा भी था और इसके बारे में हमने बनाया भी था, वो है ना यार, याद है। नॉर्थ और साउथ, लाइन नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में एंटर करती थी, तो लाइन हमेशा नॉर्थ से ही निकलती है और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड भी लेते हैं, कंपास नीडल की। बिल्कुल सच बात है। सेकंड पॉइंट पढ़ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखो, क्लोज्ड कर्व मैंने बना के दिखाया तो है आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लोज्ड कर्व ही होती है, जो क्लोज्ड कर्व्स ही होती है ना, हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। पॉइंट नंबर 3, तो A और B बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये बात थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप इसको लिख भी लेना, कई बार ये 1 मार्कर में भी आ जाता है। अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है, कई बार है ना पूछ सकता है ये, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ना कि जीरो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आपको एक बात बताऊं, ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड आपको पूरे चैप्टर में मिलेगी कहाँ पे, ये मिलेगी सोलेनॉइड के अंदर। जो सोलेनॉइड वाला टॉपिक है ना, उसमें आपको मिलेगी, जो अंदर की तरफ बनती है ना, हमारा सोलेनॉइड ऐसा होता है ना, लाइक दिस। इसमें जो ये लाइन होती है, ये सारी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसका मतलब जीरो नहीं होता भाई, जीरो नहीं होता इसका मतलब होता है इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट। जीरो की जगह अगर सेम लिखा होता, सब जगह सेम है ये, तो ये गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो आंसर आ गया हमारा सी। तो सी आंसर है इसका। क्लियर है। एक बार फिर भी डी पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल सच बात है। जितनी लाइन पास होगी, जितनी ये पास होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। देखो, टिक करना बहुत आसान है, बट कई बार है ना, अगर वो ऑप्शन को घुमा दिया या क्वेश्चन को घुमा दिया, तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको बोलूँ हाँ जी 1 का C लगा लो, 2 का D लगा लो, 3 का A लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको पता होना चाहिए रीज़न पता होगा तभी पेपर में करके आओगे। और आपको पता है धीरे धीरे पेपर का पैटर्न बदल रहा है। पेपर अब ज़्यादातर ना आपका ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ गए और ज़्यादा, है ना। तो आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, इसका C होगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। जीरो नहीं होगी, क्या होगी, सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
नोट इट डाउन। फर्स्ट का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द की इन द अरेंजमेंट फिगर 13.1 गिवन है इज टेकन आउट, द सर्किट इज मेड ओपन, सर्किट को ओपन बना दिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन। अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं, देखो करंट ऐसे जा रहा है प्लस से माइनस, ऐसे गया और करंट ऐसे जा रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो भाई करंट ऐसे घूम रहा है इसके अंदर, और अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं हॉरिजॉन्टल प्लेन ABCD में, तो क्या बनेगी? तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप इसकी बनाने भी बैठोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी ना, गोल गोल गोल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं ना इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं अगर आपको याद हो। और ये वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगी, नो डाउट, किसी डाउट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन, जैसे ही स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट कंडक्टर होता है, इसके चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते चले जाते हैं गोल गोल। बट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग अलग होता है, ऐसे सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो ए होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक में इलिप्टिकल होगा नहीं, इलिप्टिकल मतलब एग लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा, ये सोलेनॉइड में होता है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल नियर द पॉइंट हो बट इलिप्टिकल एज वी गो अवे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो कह रहे हैं कि यहाँ तो गोल 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 बनाया है बट जैसे दूर जाने ऐसे होना, ऐसे होने लगे, ऐसे, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है। कह रहे हैं एक सर्कुलर लूप है प्लेस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, कैरी अ करंट व्हेन द की इज ऑन। कह रहे करंट को लेके जा रहे हो, करंट हमेशा जाता है प्लस से माइनस, प्लस ये रहा, मतलब करंट इसमें ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी, प्लस जा रहा है ना, प्लस 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 आ गया। ऐसे देखना होता है एमीटर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस हमेशा प्लस से जोड़ना होता है, ठीक है। तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये कौन सी डायरेक्शन हुई है? ये उल्टा घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। और देखो बोल भी रहा है, द करंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है, एंड क्लॉक रिस्पेक्टिवली, एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोशिश करूँ बनाने की, तो नॉर्थ पोल बताओ, रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू, नॉर्थ पोल किस साइड आएगा? नॉर्थ पोल उस साइड आएगा जहाँ पे ये लाइन जा रही है, जा रही है मतलब ये आएगा कहाँ पे? ये ए की तरफ आएगा। तो आंसर इसका ए होगा, ठीक है। कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब जो करंट जा रहा है वो करंट ऐसे जा रहा है ना, फ्रॉम बी टू ए, क्या तो रहा है वो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम बी टू ए, करंट भी बी टू ए जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बी टू ए ही पूछ रहा है वो। तो भाई यहाँ से जहाँ पे वो जाता है वहीं पे हमारा नॉर्थ पोल कंसीडर होता है, ठीक है। अगर आपको इससे 1% समझ नहीं आया, मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ, इससे आपको देखो गारंटी समझ आएगा। आपने सर्कुलर वायर वाला डायग्राम किया होगा, ऐसा कुछ आपके टीचरों ने कराया होगा, वो कहते थे आप प्लस बनाओ या माइनस बनाओ। अब एक काम करो, करंट हमेशा जाता है प्लस से माइनस। अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊँ, सर्कुलर वायर का डायग्राम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको बनाते कैसे थे? हम इसको बनाते थे छोटा सर्कल, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, धीरे 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 ये सर्कल बड़े होते जाते थे, धीरे 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 सर्कल ये बड़े होते जाते थे, और बीच में ऐसा लगता था, इतने बड़े हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। तो भाई ये हमने किया था, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सर्कुलर वायर। अब ध्यान से देखो, जो आपने लर्न किया है और टीचर ने बोला भी होगा, हमेशा इसको है ना ऐसे लेना एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज ही है ये, तो मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले, और यहाँ भी देखो दिख रहा है आपको, आप इन दोनों को एक काम करो, कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो यहाँ भी करंट एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना, और यहाँ पे हमेशा जो नॉर्थ पोल बनता था, अगर एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा तो हमेशा किस साइड बनता था? नॉर्थ पोल, यहाँ पे। और नॉर्थ से अगर लाइनें जाएगी तो यहीं पे होगा ना। तो मतलब एक काम करो, मैं आपको एक चीज़ लिखवा देता हूँ, आपकी गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन में, पेपर में, अगर टीचर ने थोड़ी सी चालाकी करी और इस बैटरी को उल्टा लगा दिया, ये भी तो हो सकता है भाई। करने को तो जैसे मान लो अगर मैंने पेपर सेट करना हो और बच्चा रट के जा रहा है, मुझे पता है बच्चा एग्जाम्पल करके जा रहा है, मैं एज अ टीचर पता क्या करूँगा? मैं एज अ टीचर करूँगा भाई, मैं ना इस बैटरी को ऐसे लगा दूंगा, ले, बच्चा रट के जाएगा और बच्चा ए को नॉर्थ पोल लिख के आएगा, बट एग्जैक्टली बी हो जाएगा ना। तो मैं ना आपके लिए ना एक फॉर्मूला बनाया था, एक चीज़ लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जो है ना आपको कभी गलती होने ही नहीं देगी। क्या?
पॉइंट नंबर 1, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका नॉर्थ लेफ्ट साइड पे आएगा। बात ही खत्म यार। आपको पता है चैप्टर में बहुत काम आएगी ये चीज़। अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ लेफ्ट साइड पे आएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ पोल आपका राइट साइड पे आएगा। लो, अब कुछ भी पूछता रहे, नॉर्थ पूछता रहे, साउथ पूछता रहे, हमने एक बात लिख ली, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना यार। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कॉन्क्लूजन है एक तरह का जो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्क्लूजन है हमारा, है ना। इसके थ्रू हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो नॉर्थ पोल यहाँ पे आएगा, तो मतलब एक ही साइड नॉर्थ पोल होगा। एक और चीज़ हम याद रख सकते हैं, एक और चीज़ समझाऊँ। करंट ऐसे जा रहा है ना, हमारा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो भाई जैसे जैसे करंट घूमेगा और जिस एंड की तरफ घूमेगा, जो एंड सबसे आखिरी में पड़ रहा है इन दोनों में से, वहीं पे नॉर्थ पोल आएगा। लो, ऐसे याद रख लो। 3 तरीके बता दिए मैंने आपको, जो आपको समझ आए, जैसे आए आप याद रखो, बट करो और है ना, समझो, रटो मत। अगर आप रटोगे तो बैटरी अगर उल्टी लगा दी तो आपका आंसर भी उल्टा हो जाएगा। मान लो, इमेजिन करो, अगर मैं इस बैटरी को उल्टा लगा दूं, इमेजिन करो, मान लो टीचर ने ऐसा करा, अभी इस टाइम प्लस लेफ्ट पे था ना, अब टीचर ने क्या करा, अब टीचर कह रहा है कि भाई ये ले, तू प्लस राइट पे ले, अब बता के दिखा मुझे आंसर। अब वो पूछ रहा है फिर से सेम क्वेश्चन, कह रहा है नॉर्थ पोल कहाँ आएगा। भाई अगर करंट अगर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे लाइक दिस, तो नॉर्थ पोल इस बार यहाँ आएगा, और यही मैंने लिखवाया। क्या करंट कैसे जा रहा है इसमें, करंट कैसे जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या बताया, नॉर्थ पोल कहाँ आएगा, राइट साइड में। बात समझ आ रही है, इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये था नहीं, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ ऐसे बनेगा। क्लियर है, ए होगा इसका। आगे चले, नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड एट द टू एंड। बिल्कुल ठीक बात है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बता दो। तो भाई यहाँ पे भी आपसे इनकरेक्ट ही पूछे जा रहे हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो, इनमें से क्या होगी। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सच बात है ये, मैं आपको बना के दिखाया था एक बारी। आपको सोलेनॉइड बनाना आना चाहिए, एग्जाम में सोलेनॉइड आने के पूरे चांस होते हैं। ये आपका सोलेनॉइड होता है ये, और यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ हम ऑन ऑफ का बटन लगाए, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और देखो, ये देखो फिर से वही लग रहा है ना, कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज। अभी मैंने आपको रूल लिखवाया, अभी जस्ट बताया रूल मैंने। अगर करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो इसका नॉर्थ राइट में आएगा, और यहाँ पे हम बनाते थे सैंडविच, मतलब 3 सेमी सर्कल ऊपर, पेपर में भी आपने ऐसे बना के आना है, और 3 सेमी सर्कल नीचे, सैंडविच की तरह। 3 सेमी सर्कल ऊपर और 3 सेमी सर्कल नीचे। और मैंने अभी तो बताया, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ को यहाँ लिखोगे आप, और साउथ को यहाँ लिखोगे, है ना, डिपेंड करता है करंट पे। ये बन गया आपका सोलेनॉइड। तो पहला पॉइंट कह रहा है करंट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो एरो बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका आधे से 1 नंबर टीचर ले जाएगा। नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं तो राइट साइड पे, साउथ में लाइनें एंटर करती है तो इन साइड में। क्लियर है। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है, वो कह रहा है जो फील्ड लाइन है इनसाइड द सोलेनॉइड, जो यहाँ पे है वो स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल ठीक बात है, दिख भी रही होगी आपको, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। और ये इंडिकेट करता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होती है। बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज, इसको मैं यूज कर सकता हूँ टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। इस चीज़ से मैं किसी भी सॉफ्ट आयरन की चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकता हूँ, और यही इसकी एप्लीकेशन होती है। सोलेनॉइड की एप्लीकेशन ही यही है। सोलेनॉइड का काम क्या होता है, इसका काम यही होता है किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करना, बेसिकली सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने का काम करता है ये। तो बिल्कुल सच बात है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का काम आता है। तीसरा देखो, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये कहानी गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। वो कह रहा है कि जो इसका पैटर्न है और जो बार मैग्नेट का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग अलग कहानी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बार मैग्नेट बना के दिखाता हूँ, आप बोलोगे ये तो सेम ही है। देखो बार, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ से लाइनें निकलती है,
नॉर्थ से लाइनें निकलेगी, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर। तो नॉर्थ से निकलेगी लाइनें, मैंने बोला ना, और साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर। आप एक बार जरा इसको मैच करना, सेम ही तो बात है। ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, नॉर्थ से लाइनें निकल रही है, नॉर्थ से लाइनें निकल रही है, साउथ, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है। लो हो गया। तो मतलब ये डिफरेंट बोल दिया ना इसने, डिफरेंट, इस वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है, समझ ही रहे हम चीज़ों को। जो नॉर्थ और साउथ पोल है, एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सोलेनोइड इज रिवर्स, बिल्कुल सच बात है ये। अगर आप बैटरी को उल्टा लगा दोगे, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट समझाया था, क्या अगर आपने प्लस यहाँ लगाया ना, अगर आप बैटरी को उल्टा कर दोगे, अगर आप माइनस यहाँ कर दोगे, बैटरी को उल्टा लगा दिया, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ये कहना चाहता है वो। और सच बात है, बैटरी की डायरेक्शन को बदलने से आपका नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाता है, बैटरी बदलने से नॉर्थ और साउथ बदल जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, इनकरेक्ट बताना था क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, ये रहा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एज शोन, ये दिखा रखा है इस फिगर में। इन द फील्ड एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मूव करता है एज शोन, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, क्लियर है। मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मतलब साउथ से नॉर्थ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ से साउथ, ये कहना चाहता है वो। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो मतलब आपको 2 पैरामीटर गिवन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको तीनों केस समझा देता हूँ, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे 1-2 क्वेश्चन और आने से मिलते रहते, वो भी कर लोगे। ध्यान से देखो, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मेरी कौन सी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर कहते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख रहा होगा, और ये जो मेरी मिडल फिंगर है, ये जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर हमारा करंट दिखा रहा है, आई दिखा रहा है करंट। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, तो जो मेरा थंब है, थंब वो आपकी तरफ जा रहा है ना, बोर्ड से आपकी तरफ जा रहा है, तो भाई इस टाइम पे क्या होगा, जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा आउटवर्ड्स, क्लियर है, आउटवर्ड लगेगा। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ कर दूं, या मैं करंट को डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को सेम रहने देते हैं, बट मैं करंट को उल्टा कर देता हूँ, करंट को यहाँ कर देता हूँ। अब अगर मैं लगाऊं, तो ध्यान से देखो, देखो लगा नहीं पा रहा ना, क्योंकि मुझे फिंगर को ऐसे करना पड़ेगा, मुझे फिंगर को ऐसे करना पड़ेगा ना, तो भाई ये यहाँ पे दिख रहा है मेरे, ध्यान से देखो, देखने की कोशिश करो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इनवर्ड। वैसे मैं एक बात बताऊँ, स्मार्ट वर्क करेंगे यार, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम अपनी उंगलियां नहीं तोड़ लेंगे पेपर में, पता लग रहा है आप ऐसे 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 करे जा रहे हो, टीचर ने बोला ये क्या है, क्या है ये, और सीधा आप पे केस कर दिया यूएफएम का, अनफेयर मीन्स का। करना क्या है, स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे आउटवर्ड है, तो भाई ऑब्वियसली उंगलियां ना तोड़ते हुए, मुझे पता है अगर करंट उल्टा होगा तो ये इनवर्ड होगा यार, इतना सोचना थोड़ी ना है। आप क्वेश्चन पे आओ, अब मुझे फोर्स निकालना है दोनों का, प्रोटॉन का और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का। तो पहले ज़रा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज़रा भूल जाओ, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो, प्रोटॉन मतलब प्लस, प्लस मतलब मेरी करंट की डायरेक्शन भी यहीं पर है, मतलब जो मेरी करंट, जो करंट जा रहा है वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, क्लियर है। अब आप लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड ये रही और करंट ये रहा, करंट ऊपर की तरफ है ना, मैंने बताया ना फादर मदर चाइल्ड, ये क्या कर, ये क्या दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या दिखाएगा करंट। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं जा रहा, इनसाइड जा रहा है, तो ये इनसाइड जा रहा है अंदर की तरफ। सिमिलरली तो मतलब प्रोटॉन का आंसर क्या हो गया आपका, प्रोटॉन वाला केस ये बन गया ना, ये वाला केस बन गया प्रोटॉन का, ये वाला, क्योंकि देखो सेम ही तो केस है, करंट ये रहा, करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, तो मतलब प्रोटॉन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इनवर्ट्स आ रहा है। बात समझ आती है,
इनवर्ट आया था ना। अब इलेक्ट्रॉन पे चलो। अच्छा, अब उसको भूल जाओ प्रोटॉन को, अब इलेक्ट्रॉन को याद रखो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब भी रोल आएगा ना, हमेशा करंट को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब आप करंट को यहाँ नहीं लोगे भाई, करंट को यहाँ नहीं लोगे। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा करंट की होती है। तो मतलब ये भी तो सेम केस ही हो गया नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो मतलब इसका करंट यहाँ पर है। अब करंट यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, करंट यहाँ पे, मतलब करंट यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। फिर से ये नहीं हो गया ये वाला केस। फिर से देखो, मेरा जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में भी ये क्या आ रहा है, इनवर्ड ही आ रहा है। तो दोनों में इनवर्ड आ रहा है, दोनों में इनवर्ड आ रहा है। मतलब वो फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द आएगा, आउट तो किसी का भी नहीं आ रहा। फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक इनटू एक आउटवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इनवर्ड आ रहे हैं। फोर्स पॉइंटिंग अपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अलोंग कैसे हो सकता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फोर्स कैसे हो सकता है, ये दोनों एक साथ थोड़ी ना होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है? मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या करा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है वैसे ना, इसमें सिर्फ ये मत सोचो कि ये एमसीक्यू में आएगा तो टिक करके रट्टा मार के आ जाएंगे। मैं आपको कंसेप्ट समझाया, तो कंसेप्ट आना चाहिए आपको। 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसके, 3 तरह के, ठीक है। पहला बनेगा इलेक्ट्रॉन का, दूसरा बनेगा प्रोटॉन का, तीसरा बनेगा न्यूट्रॉन का, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है। एक काम करते हैं, इसको जरा समझने के लिए ना नोट पे चलते हैं। देखो, अब मान लो ये आपका था, ये थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे था, और करंट और प्रोटॉन था यहाँ पे। तो भाई इसके अकॉर्डिंग मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसका आंसर आएगा, जो फोर्स निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, वो आउटवर्ड निकलेगा। बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर मैं सेम कंडीशन में प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो मेरा आंसर उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी सेम रहेगी, बट यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आंसर अब जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगेगा, वो इनवर्ड लगेगा। रीज़न मैंने बता दिया क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे लगने वाला है, वो अंदर की तरफ जाएगा बोर्ड के, ठीक है। ये हो गया प्रोटॉन का केस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का केस। एक और दे सकता है वो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दे सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और यहाँ पे न्यूट्रॉन जा रहा है, तो भाई बताओ फोर्स का लगेगा। तो सीधा सा आंसर है नो फोर्स यार, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। रीज़न पता है क्या, क्योंकि फोर्स लगने के लिए चाहिए चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता। तो आपको मैंने तीनों केस करा दिए, ये तीनों केस से बाहर तो क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, एमसीक्यू से हमारे तीनों केस क्लियर हो गए। इसमें नो फोर्स, जैसे न्यूट्रॉन आए नो फोर्स यार, प्रोटॉन आए सेम डायरेक्शन, मतलब करंट की सेम डायरेक्शन लेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन आए तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट हो जाएगी तो मतलब आंसर भी ऑपोजिट हो जाएगा, यही चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर आएगा ए, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो क्रॉस लगा हुआ है। 6 और 7 आउट ऑफ सिलेबस यार, नहीं करने के। 6 और 7 आपके आउट ऑफ सिलेबस है, खुश हो जाओ। क्रॉस लगा है ना बड़ा बड़ा, तो ये नहीं आएंगे पेपर में, ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मोटर कटा हुआ है मैंने बताया था, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले आता था, ये भी कट हो चुका है पूरा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो। सो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चूज द इनकरेक्ट। भाई इनकरेक्ट ज़्यादा पूछता है वो, क्योंकि बच्चे उसी में फंसते हैं। करेक्ट तो बच्चा फिर भी ढूंढ के निकाल देगा, इनकरेक्ट में फंसते हैं बच्चे। कह रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज द सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यार ये चीज़ तो आपने पढ़ी नहीं है, बट है ना, फिर भी है ना, हम एक बार इसके पढ़ लेते हैं ऑप्शन। हो सकता है इसकी जगह वो कुछ और ऑप्शन दे, नन दे दे बाई चांस। एक बार आगे ऑप्शन चेक करो, इनकरेक्ट बताना है। वैसे ना ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, बट फिर भी है ना हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। नन दे सकता है इसकी जगह वो ऑप्शन दे सकता है नन। मान लो नन है। द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू, राइट हैंड थंब रूल, ये थंब रूल याद है वाला, ऐसे वाला, इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अगर करंट यहाँ जा रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड में पता लगा सकता हूँ कि कैसे जाएगी, वो इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी। बिल्कुल सच बात है ये। और इसके अकॉर्डिंग पता है, ये बात भी बिल्कुल सच है, इंड्यूस करंट ना पहले आता था एक टाइम पे, अब कट हो चुका है। तीसरा, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सिलेबस का पार्ट है, इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। सच बात है, डायरेक्ट करंट का अगर आप ग्राफ बनाओगे सी ऑप्शन में, तो भाई जो डीसी का ग्राफ होता है, जो करंट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है। डीसी का ग्राफ है ये, और
जो AC का ग्राफ होता है, AC का ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये हमेशा ऐसे रहता है लाइक दिस, हाफ के बाद चेंज, हाफ के बाद चेंज, हाफ के बाद चेंज, ठीक है, रिवर्स पीरियोडिकली। देखो ये लिखा हुआ है ना, वेरे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो रिवर्स करता है क्या, पीरियोडिकली। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इट मीन्स डी आंसर होगा। बट डी कैसे होगा एक बार पता लगा लेते हैं। कह रहे हैं AC चेंज, क्या कह रहे हैं, AC चेंज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड। भाई ये बात इसने गलत कह दी, 1/100 होता है, और इस चीज़ को याद भी रख लेना, मैं बता देता हूँ कैसे। वो ये कह रहा है कि भाई 1/50 सेकेंड के बाद वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो एग्जैक्टली पता है क्या होता है, AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी वो होती है आपकी 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब समझ रहे हो, ये 50 और ये 50। तो भाई ये जो पूरा जो एक हुआ, ये 50 + 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये 1/50 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 1/100 सेकेंड होना चाहिए। मैंने आपको ऑप्शन ही बता दिया, मैंने गलती बता दी, ठीक है। ये आप याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो AC की होती है वो कितनी होती है, वो 50 हर्ट्स होती है। तो 50 ऊपर का और 50 नीचे का। तो क्या कह रहे हैं, आफ्टर एवरी 50 50 फिर डायरेक्शन बदली, तो 50 + 50 1/100 सेकेंड होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कांस्टेंट फोर्स, करंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड। मतलब यहाँ से हमारा ईस्ट से वेस्ट एंड में करंट जा रहा है, आई जा रहा है, करंट गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड। बात समझ आती है। 13.5 फिगर दे रहे, कह रहे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की एट ए पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। कहाँ होगी, वायर के डायरेक्टली अबव होगी, डायरेक्टली बिलो होगी। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, हवा ऐसे नॉर्थ से साउथ, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई यहाँ से हमारी तार जा रही है, यहाँ से हमारी एक तार है, ये तार है, ईस्ट से वेस्ट में करंट जा रहा है इसका, तो ईस्ट से वेस्ट में इसका करंट जा रहा है। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे जा रही है। तो बताओ वो वायर के, तार के नीचे की साइड से जाएगी या तार के ऊपर की साइड से जाएगी, डायरेक्टली अबव द वायर, डायरेक्टली बिलो द वायर, एट ए पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ पेपर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द वायर, एट ए पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ पेपर ऑन द साउथ साइड ऑफ द वायर। स्टार्ट करते हैं। देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए मैं आपके पास एक वायर लेके आऊँ, ध्यान से देखो, ये वायर है। अब इमेजिन करो कि भाई ये वायर ऐसी है, लाइक दिस, ईस्ट से वेस्ट है ना, ईस्ट से वेस्ट ऐसी वायर है। अब अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखो, अब इस वायर के अंदर अगर मैं लगाऊं, ये मेरा थंब है, आपको पता ना थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल ये कहता है कि जो मेरा थंब है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, कि जो थंब है वो दिखाएगा करंट, और जो मेरी 4 फिंगर जो रैप कर रही है, रैप, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मीन्स अगर हम इसको लगाएं, इसको यहाँ लगा देते हैं, अगर मैं थंब की तरफ, थंब दिखाऊं मैं अपना करंट की तरफ, ये दिख रहा है ना ये, तो इसको ऐसे दिखाऊं, और अगर मैं इसको ऐसे अपनी फिंगर्स को घुमाऊं, तो भाई ये नॉर्थ से साउथ कैसे जा रही है। तो ध्यान से देखो, जो मेरी 4 फिंगर्स है, एक सेकेंड, जो मेरी 4 फिंगर्स है, ये अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ घुमाऊं, नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो जो मेरी थंब है वो करंट दिखा रहा है, मेरी 4 फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये नॉर्थ से साउथ जा रही है तो वो नीचे से जा रही है ना, बात समझ आ रही है। मैं यहाँ पे बना के दिखाया था, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं लाइक दिस, तो भाई अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो नॉर्थ से साउथ, देखो आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं घुमा रहे, आप इसको ऐसे क्यों नहीं घुमा रहे, क्योंकि ऐसे भाई, ऐसे वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं नॉर्थ से साउथ जाने की कोशिश करूँ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाएं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ विल बी कहाँ पे होगा। तो भाई अगर हम इस वायर को, एक सेकेंड यार, अगर हम इस वायर को ऐसे ले, थंब क्या दिखाएगा, मेरा करंट। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ जाने की कोशिश करें, नॉर्थ ऊपर होता है ना, नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहे हैं, तो वो कैसे जाएगी वायर, वो कैसे जाएगी, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, मेरे हाथ जा रहे हैं तार के नीचे, तार के नीचे मतलब वो कहाँ आएगा, इट इज़ डायरेक्टली बिलो द वायर। अगर वो कहता साउथ से नॉर्थ, अब ध्यान से देखो, साउथ नीचे होता है, तो साउथ से नॉर्थ मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं ना, तो अगर वो क्वेश्चन बदल भी देगा, आपको रूल लगाना आना चाहिए। ये क्या होता है, दिस इज थंब रूल, ठीक है। करंट अगर मेरा ऐसे जा रहा है, तो भाई अगर वो कह रहे हैं नॉर्थ से साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ,
नॉर्थ से साउथ, ऊपर से, क्योंकि बोर्ड ना इसके पीछे मेरा हाथ जा नहीं पा रहा इसलिए मैंने वायर लिए। अब ऐसे मान लो ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऊपर से नीचे अगर मैं अपने फिंगर्स को रैप करूं तो मेरी फिंगर जा रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे की तरफ जाएगी मतलब ये क्या होगा, डायरेक्टली बिलो दी वायर। और अगर वो क्वेश्चन उल्टा कर दे बाई चांस, साउथ से नॉर्थ कर दे, तो वो क्या होगी, देखो साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर। आपको दिख भी रहा होगा मेरी जो ये वायर छुप रही है, मतलब कहाँ आ रही है, अबव दी वायर आ रही है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है जो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायरेक्टली बिलो दी वायर। क्लियर है? सो ये है आपका क्वेश्चन। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आगे चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम रहती है, इट इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स, है ना। इट इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स, हमेशा सेम रहती है। क्यों रहती है, मैंने आपको रीजन बताया था। अगर आप सोलेनॉइड बनाओगे, ये हमारा सोलेनॉइड होता है, तो अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रहा, तो बीच में जो बनेगी, बीच में पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपको दिख भी रही होगी। ये जो लाइनें बन रही है बीच में, ये इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अलग से भी मैंने बना के भी दिखाया था, है ना, कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा सेम रहती है ये तो सीधा आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई लैंग्वेज। क्लियर है? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया सी, हमेशा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका, ये आ नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि एसी जनरेटर डीसी जनरेटर पूरा कटा हुआ है, तो ये नहीं आएगा। 11 को स्किप करो, आगे चलते हैं। मजे हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंस। होम अप्लायंस को बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है शॉर्ट सर्किट से बचाने या ओवरलोडिंग से बचाने का, एक ही तरीका है, वो है फ्यूज वायर लगा देना। ठीक है? अर्थिंग करोगे तो भाई अर्थिंग से सिर्फ वो करंट है ना, करंट तो लगेगा बट वो अर्थ में जाएगा करंट ना, एक्सेस करंट। स्टेबलाइजर क्या करता है, करंट को इक्वल करके देता है। जैसे कि स्टेबलाइजर लगा होता है एसी के अंदर, जैसे मान लो ऊपर नीचे करंट आ रहा है, जो स्टेबलाइजर करेगा, स्टेबलाइजर इस करंट को सीधा भेजेगा। इलेक्ट्रिक मीटर, मीटर तो वैसे ही लगा होता है, वो तो कनेक्ट करने के लिए होता है। फ्यूज वायर क्या होता है, जरा समझो। जैसे मान लो ये फ्यूज वायर होती है, आजकल इसकी जगह ना एमसीबी ने ले ली है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पीछे से करंट आया, अब यहाँ पे आप मान लो एसी चल रहा है आपके घर का, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, आप मज़े से आराम से बैठ के यहाँ पे PS5 खेल रहे हो, है ना। GTA 6 आने वाली है ना, उस पर खेलोगे ना PS5 पे। PS4 पे तो आएगी नहीं, मुझे पता लगा कल ही, मुझे नहीं पता, देखो मैं गेम नहीं खेलता। ठीक है, आप GTA 6 खेल रहे हो, पीछे से मान लो ज़्यादा करंट आ गया। अब होगा क्या, ज़्यादा करंट आने की वजह से, जो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा करंट आ गया तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। अगर ये करंट आगे चला जाता तो क्या होता, आपका एसी भी ख़राब होता, टीवी भी ख़राब होता, फ्रिज भी ख़राब होता और PS5 भी ख़राब होता। इसका बड़ा दुख होता भाई मुझे, मतलब सबको, आपको भी तो होता है ना। तो PS5 का बड़ा दुख होता। तो भाई ख़राब ना होने की वजह से, ना हो इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ वायर लगा रखी होती है जो सर्किट को तोड़ दे और आपके अप्लायंस को बचा ले। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूज़ वायर, या फिर इसकी जगह एमसीबी भी कह सकते हैं, सेम बात है। एमसीबी का काम भी यही होता है, सर्किट को ब्रेक कर देना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी 13 नंबर। अब आपके शॉर्ट वाले शुरू हो चुके हैं। शॉर्ट आंसर का मतलब है 2-3 लाइनों में आपने आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाँ जी, एक मैग्नेटिक कंपास है, नीडल इज प्लेस इन द प्लेन ऑफ अ पेपर नियर पॉइंट ए एज शोन इन फिगर 13.6। ठीक है, एक ए पॉइंट के पास यहाँ पे कंपास नीडल रखी हुई है, ये नीडल ये रही, है ना। इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं कहाँ रखूँ सो दैट वो ए से पास करे एंड देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास। भाई वो दो कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर वन दी जा रही है हमें कि वो ए से पास करे, और कंडीशन नंबर 2 दी जा रही है कि ना कंपास में आपकी नो डिफ्लेक्शन आनी चाहिए, कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो जब ये दो कंडीशन पास हो जाएगी तो वो बताओ ये कब होगा, जब ये दो कंडीशन होगी। तो भाई देखो ध्यान से सुनो, पहली बात तो अगर आप चाहते हो डिफ्लेक्शन ना हो, डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब है 4-0 लगे, 4-0 लगेगा, है ना। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता था,
तो फोर्स जीरो कब लगता था? अगर देखो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम फोर्स लगता था ना, हमने पढ़ा था फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, हमें ये दो पैरामीटर गिवन होते थे और ये निकलता था। बट अगर मैं चाहता हूँ फोर्स लगे ही ना, नो डिफ्लेक्शन लगे, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपका फोर्स जीरो लगे, तो भाई आपको प्लेन ऑफ पेपर में ही रखना पड़ेगा। अगर आप प्लेन ऑफ पेपर में ही रखोगे और अगर आप इसके पैरेलल रख दोगे उस चीज़ को, तो आपका एंगल ज़ीरो बना देगा ना, है ना। अगर आप प्लेन ऑफ पेपर में, तो आंसर क्या आएगा भाई? अगर आपका एंगल ही ज़ीरो हो गया, देखो अगर जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ये 90 डिग्री है, तो आपका है ना फोर्स मैक्सिमम लगता है, ये रूल कहता है, और इसी रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर मान लो धीरे 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 मैं करंट कम करता जाऊं, मतलब एंगल कम करता जाऊं इसका ना, एंगल कम करता जाऊं, और एक टाइम आए मैं एंगल बिल्कुल जीरो ही कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे, करंट भी यहाँ पे, एंगल 0 डिग्री कर दूं, तो यहाँ पे पता है फोर्स हमारा जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों ऐसे हो गए ना, आपके दोनों ऐसे हो गए। ऐसे होने से क्या होगा? आपका फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्या लिखेंगे हम इसका आंसर में? हाँ जी, हम लिखेंगे कि भाई जैसे ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर पड़ा है ना, इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये भी कहाँ रखना पड़ेगा हमें? ये भी उसी लाइन में रखना पड़ेगा। तो कहाँ रखना पड़ेगा? फॉर नो डिफ्लेक्शन, फॉर नो डिफ्लेक्शन, फॉर नो डिफ्लेक्शन it should be placed, it should be placed into the plane of paper, into the plane of paper, ये कहना चाहता है वो। क्लियर है? अच्छा, एक और पार्ट कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंड वाई। ये तो हमने पढ़ा था, अभी तो बताइए ये बात। ये मैक्सिमम जो लगता है किस में लगता है? 90 डिग्री पे। तो भाई when the angle is 90 degree, when the angle is 90 degree between magnetic field, the plane of paper as shown, in which plane should a straight current carrying conductor be placed? When the angle between magnetic field, when the angle between magnetic field and current is 90 degree, then the deflection is maximum. The deflection is, जब एंगल 90 डिग्री का होगा, मीन्स when conductor through A, when conductor through जो A से जा रहा है is perpendicular to the plane of paper, perpendicular to the plane of paper. So this is the exact answer. ये आपने एग्जाम में लिख के आना है, मतलब जब 90 डिग्री पे होगा तो आपको मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। क्लियर है? ये हमने पढ़ा भी था। आगे चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका अंडर व्हाट कंडीशन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड इफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड। तो किस कंडीशन में? सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम। हमें सर्किट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा उसका, सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड आपको बनाना आना चाहिए कि भाई वो कैसे बनेगा। मैंने बताया था ना आपको, सर्कुलर वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रहा, ठीक है, प्लस माइनस, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैंने बताया था सैंडविच बनता है क्या? 3 ऊपर, इसको पेंसिल स्केल से बनाएंगे, और 3 नीचे, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे नॉर्थ पोल, क्योंकि ये कैसे जा रहा है? ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज। और यहाँ हम लिखेंगे साउथ पोल। नॉर्थ से लाइनें निकलती है और साउथ में लाइनें एंटर करती है, तो यहाँ पे जो एरो आएगा वो इस तरफ आएगा, और यहाँ पे एरो बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ पे एरो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो कह रहा है किस कंडीशन में परमानेंट मैग्नेट ऑब्टेन करेंगे? तो भाई कंडीशन नंबर 1, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। अगर आप सर्किट ही ओपन छोड़ दोगे, मतलब बीच में से कटा होगा, तो करंट ही पास नहीं होगा, तो बनेगा नहीं। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हमें वो लेना चाहिए आयरन, मतलब जैसे सॉफ्ट आयरन ले लो, सॉफ्ट आयरन को यूज़ करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो स्टील को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट करंट से ना आपका परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो भाई ये 3 कंडीशन है जिससे आपका परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। मैंने डायरेक्ट करंट क्यों बोला? क्योंकि देखो हमारे जो घरों में आता है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट आता है,
ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ना आपका परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन पाएगा, उसको चाहिए कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट मतलब कौन सा करंट होता है हमारा? डायरेक्ट करंट। अगर आप डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है करंट का ग्राफ, ये फ्लक्चुएट नहीं करता। जो हमारे घरों में करंट आता है वो फ्लक्चुएट करता है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। क्लियर है? और ये 3 कंडीशन मैंने बता दी, सर्किट बना दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करो, हम आगे चलते हैं। 15 कह रहा है ए बी, हाँ ये कई बार एग्जाम में आ रखा है, इस पर स्टार लगा लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे ए बी इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एज शोन इन द फिगर 13.7। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे बता दो क्या होगा। और गिवन कह रहा है R1 बड़ा है, तो मतलब ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है, दिख भी रहा होगा आपको ये बड़ा डिस्टेंस है और ये। वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लार्जर। भाई 2 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन हमारा ये। एक कह रहा है मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बता दो कि P और Q में क्या होगी। तो भाई इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, फिर से हम वायर का यूज़ करते हैं। देखो ये ऐसी वायर है, ठीक है, करंट जा रहा है लाइक दिस, तो मतलब मैं अपने थंब को मैं ऐसे खोलने वाला हूँ। तो अगर मैं देखो ये यहाँ पे मेरा Q पॉइंट है और यहाँ पे मेरा P पॉइंट है, तो अगर मैं ऐसे खोलूँ और यहाँ पे मेरा Q पॉइंट है और यहाँ पे मेरा P पॉइंट है, यही कह रहा है ना कंडीशन। ध्यान से देखो, ये मेरी वायर है, ये मेरा Q पॉइंट है यहाँ पे जो कि पास है, और P मेरा पॉइंट दूर है, ठीक है, ये Q पॉइंट और ये P पॉइंट। अब अगर मैं थंब को खोलूँ ऐसे और अगर मैं अपनी फिंगर को निकालूँ, तो भाई ध्यान से देखो मेरी जो फिंगर है, मेरी फिंगर बाहर जा रही है ना, मतलब बाहर की तरफ निकल रही है ना, बाहर की तरफ निकल रही है। तो Q पे मतलब जो मेरी फिंगर है, क्योंकि फिंगर क्या दिखाती है मेरी, थंब दिखाता है करंट और 4 फिंगर दिखाती है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मेरी फिंगर्स है वो क्या दिखा रही है, वो बाहर की तरफ निकल रही है ना, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो मतलब Q पे जो Q पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इसके बाद यार आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, इसके बाद आपने स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगाना है। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में, अगर ये आउटसाइड आ रहा है तो ये इनसाइड आएगा, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। तो पहले पार्ट का आंसर है ये, पहले पार्ट का आंसर है ये। मैं बाकी आपको एक बार लगा के दिखाया दूँ एक बार आंसर लिखने के बाद, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है सॉल्यूशन में कि भाई Q पे क्या होगा, तो मैंने बता दिया Q क्या होगा, आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड होगा। और P पे क्या होगा, P पे होगा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा ये है कि कहाँ कहाँ पे। फिर से देख लो, मैंने बोला ये Q है, ये P है, मैंने थंब को ऐसे खोला क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी ये थी। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो मेरी जो फिंगर है, फिंगर वो आपकी तरफ आ रही है ना, मतलब बाहर की तरफ आ रही है, तो मतलब इसको आउटसाइड बोलेंगे। और यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे P की तरफ लाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मेरी फिंगर ऐसे घूम रही है लाइक दिस, अंदर की तरफ जा रही है, इसके अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, इनसाइड जा रही है, तो इनसाइड बोला जाएगा इसको P पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है भाई वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लार्जर। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है, जो पास पड़ा होगा वहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ध्यान से देखो, वो कह रहा है R1 बड़ा है R2 से। अगर ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहने वाली है, ठीक है। क्या आंसर लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन Q एज, रीजन लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर आप डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ये बात आपको पता भी होगी, आप इसको मैग्नेट से समझ सकते हो। मान लो एक मैग्नेट पड़ा है, एक मैग्नेट पड़ा है और यहाँ पे 2 आयरन नेल है A और B। अब मैं आपसे पूछूं कि भी बताओ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस पे होगी, तो A पे होगी क्योंकि वो पास पड़ा है, और इस पे कम होगी। तो भाई B पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और यहाँ पे A पे ज़्यादा होगी। तो सेम ही तो है, अगर ये डिस्टेंस दूर है और ये डिस्टेंस पास है तो Q ज़रा स्ट्रॉन्ग होगा और P आपका वीक होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन 15 का आंसर। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नोटेड डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखाता है, जैसे ही मैं उसको प्लेस करता हूँ नियर अ करंट कैरिंग वायर, दिखाता है डिफ्लेक्शन। कह रहे बताओ डिफ्लेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा कंपास की अगर मैं करंट को बढ़ा दूंगा। तो भाई अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी,
और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन भी तो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी अपनी, ज्यादा होगी। ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा सर्किट बना के समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक हमने कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड के एक कोने में मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, यहाँ मैंने वायर लगाई, यहाँ वायर लगाई, ये मान लो रेजिस्टेंस लगाया। ये आपका ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट है, अपनी बुक का पहला पेज खोल के देखना मैग्नेटिक, आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट। ये ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टेड, ऑयस्टेड नाम है इसका, HC ऑयस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, जिसने पूरा कंसेप्ट दिया है, पूरा आपका चैप्टर बनाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एमीटर लगाया, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट ऐसे जाएगा प्लस और माइनस, ऐसे गया ऐसे गया। ये मैग्नेटिक कंपास है। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास क्यों डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि भाई करंट कैरिंग वायर में से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। यही चीज हमने बताई थी, हमें बताई थी किसने, जो मैं नाम ले रहा था अभी ना, HC ऑयस्टेड। इसने मुझे एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि भाई अगर करंट कैरिंग वायर में से करंट निकल रहा है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी निकल रही है, और यही वजह है ये जो डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट मतलब ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, अगर करंट ज्यादा करोगे तो क्या होगी, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, हाँ जी आंसर क्या लिखेंगे, एस हाउ विल डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इंक्रीजेस, एस करंट इन द वायर इंक्रीज्ड, एज करंट इन द वायर इंक्रीज्ड। अगर करंट को आप ज्यादा कर दोगे देन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट, एसोसिएटेड जो उसके साथ जुड़ी हुई है, ऑल्सो इंक्रीज विद इट, ऑल्सो इंक्रीज, ये भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी देन द डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होगी किसकी, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इज ऑल्सो इंक्रीज, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इज ऑल्सो इंक्रीज। रीजन लिख दे रहा है इसका, इज ऑल्सो इंक्रीज। इसका रीजन क्या होगा, इट इज बिकॉज, हाँ जी करंट ज्यादा हो रहा है ना, इट इज बिकॉज जो करंट है आई, करंट को ना साइंस में आई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है, इसके बाद दिखा भी देना क्या, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई को टीचर को मजा आ रहेगा आंसर पढ़ के। ठीक है, ये रहा आंसर, ऐसा लिखो कि टीचर आधा नंबर ना लेके जा सके आपको, और मैं यही सिखाता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर भी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो अगर आप करंट को ज़्यादा कर दोगे तो जो पहले यहाँ तक जा रही थी डिफ्लेक्शन, अब वो थोड़ी और आगे चली जाएगी। ये कहना चाहता है। क्यों कहना चाहता है, क्योंकि इस करंट से भी अपने अंदर क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा निकलेगी और इससे डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, सिंपल द फंड है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट पे चलते हैं आगे, नोटेड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 कह रहा है इट इज एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश होती है बात, दैट इन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बिल्कुल सच बात है, अभी बताई थी मैंने बात, किसी भी करंट कैरिंग वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, बिल्कुल सच बात है। क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अराउंड इट अगर मैं थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल लूंगा, हाँ जी, या फिर मैं न्यूट्रॉन लूंगा, जस्टिफाई कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक पार्ट और इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, लो, क्योंकि तीसरा पार्ट ही पूछ सकता है वो। अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ प्रोटॉन P प्लस, न्यूट्रॉन तो पता ही है आपको N होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों इग्नोर करना, पता लग रहा है आप ये तैयारी करके जा रहे हो और पेपर में इलेक्ट्रॉन वाला आंसर आपको हेलो बोल दे, और आप क्या करोगे फिर, है ना। तो मैं आपको तीनों क्लियर कर देता हूँ, बात ही खत्म यार, खत्म, ओके टाटा बाय वाला सिस्टम हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ आंसर में, कह रहा है भाई किसी भी करंट कैरिंग वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, बिल्कुल सच बात है। इसी को हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं, भी बताया था, इट इज कॉल्ड ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टेड, इसको हम ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, HC ऑयस्टेड। क्लियर है, कह रहा है क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी अगर मैं अल्फा पार्टिकल लूंगा। तो ध्यान से देखो भाई, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल आर क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं।
देयरफॉर क्या होगा भाई, और करंट भी प्लस से माइनस ही जाता है, तो जहां जहां अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या जाएगा, क्या जाएगा, करंट जाएगा। और इस तरह सिमिलर और उसी डायरेक्शन में क्या जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तो इट मींस अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड magnetic field will be formed in the direction of alpha particle only, in the direction of, ऐसे लिख दूं अल्फा पार्टिकल, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लस प्रोटॉन होता है बेसिकली ना। अब अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूँ, ये बात ध्यान से देखो। अब जैसे भी हमने जो सर्किट बनाया था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑन ऑफ का बटन लगाया, एमीटर लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड लगाया था, कार्डबोर्ड में हमने कंपास रखा था, यहाँ पे कंपास रखा था, ठीक है। करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो भाई आपसे ना पता है क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे एक बात बता दे कि भाई प्लस यहाँ जा रहा है ना, प्लस यहाँ जा रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर प्लस जा रहा है तो क्या ये प्लस के साथ साथ क्या मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है? तो आंसर इज यस ओनली, ऑब्वियसली, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है और करंट हमेशा अगर प्लस से माइनस जाएगा, करंट हमेशा अगर प्लस से माइनस जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही जाएगी सेम डायरेक्शन के अंदर। बात समझ आती है? अच्छा, इसका उल्टा आंसर क्या होगा? इट मीन इससे मुझे थर्ड का आंसर पता लग रहा है, थर्ड का आंसर पता लग रहा है। क्या? अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी ना, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, क्योंकि करंट उल्टा हो जाता है अपना, ठीक है। पहले जरा न्यूट्रॉन कर दो, सेकंड पार्ट कर, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं भाई, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल फॉर्म इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाँ जी, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। जब चार्ज ही नहीं होगा तो ना करंट होगा, और जो ना करंट होगा तो ना मैग्नेटिक फील्ड होगी। देयरफॉर लिख ले, प्रॉपर लिख लेते हैं। देयरफॉर इट हैज नो करंट एंड नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। बात क्लियर है? आगे देखो थर्ड पार्ट। अगर मान लो वो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ये आया नहीं है एग्जाम्पल में, नहीं गिवन, बट बाई चांस पूछ ले। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हैज कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। पता है बात? अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उल्टी होगी। भाई अगर ऐसे प्रोटॉन जा रहा है तो इस नेचुरल सी बात है, अगर राइट पे प्रोटॉन जा रहा है तो लेफ्ट पे आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज होता है ना, उल्टा ही तो जाएगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द ऑपोजिट, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स लिख देते हैं, इज रिवर्स्ड एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बात खत्म यार, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? करंट उल्टी साइड होगा, ठीक है। तो ये आ सकता है, तीनों पार्टिकल आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नोटेड डाउन, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ जी, 18 नंबर कह रहा है व्हाट डज द थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में भाई थंब क्या दिखाता है और किस वे में ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के थंब से अलग है किस वे में ये रूल डिफरेंट है फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ध्यान से देखो भाई, ये ऐसे हो गया, ऐसे, ये मैं आपको दोनों दिखाता हूं, ये और ये, ठीक है। इसमें जो मेरा थंब है ये दिखा रहा है आपका, सॉरी ये राइट हैंड है, क्योंकि राइट हैंड ये होगा ना, मुझे लगा उल्टा कैमरा है, ये राइट हैंड ये होगा, थंब ये हो गया, और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसके अंदर ये जो मेरी 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, और ये दिखाता है मेरा करंट। इसके अंदर क्या दिखाता है? इसके अंदर फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो भाई यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे फोर्स दिखा रहा है और यहाँ पे करंट दिखा रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। ये फोर्स है, ये क्या है, ये करंट है, और ये क्या है, फोर्स है। तो जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है उसमें मेरा थंब क्या दिखाएगा?
उसमें थंब दिखाएगा आपका करंट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, तो इसमें मेरा थंब क्या दिखाएगा, इसमें मेरा थंब दिखाएगा फोर्स। ठीक है, तो एक बार जरा आंसर लिखे। कह रहा है व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या दिखाता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ जी, आंसर लिखे इसका। तो द थंब इन द राइट हैंड थंब रूल, इन द राइट हैंड थंब रूल, क्वेश्चन से उठा लो ना, शोज क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। सिर्फ थंब का पूछा है तो उतना ही बताना, एक्स्ट्रा मत बताना, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इन व्हाट वे दिस रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भाई। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट, डेफिनेशन लिखी दे क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट व्हेन वी, कौन कौन से, ये तीनों, व्हेन वी स्ट्रेच योर थंब, forefinger and middle finger such that they are mutually perpendicular. When we stretch our thumb, forefinger लिखना पड़ेगा ये, and middle finger such that they are mutually perpendicular, such that they are mutually perpendicular, they are mutually perpendicular। तो आपका थंब क्या दिखाएगा भाई, थंब की है ना बात पता है एंड में करनी होती है, नहीं तो ना आपको जीरो मिलेगा। याद रखना एक और बात, क्योंकि है ना हमेशा है ना आपको इस रूल में हमेशा दो पैरामीटर गिवन करेगा ये, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट, इन दोनों से ये निकलता है। याद रखना इस चीज को। अगर आप ये डेफिनेशन लिखते लिखते पहले इसकी बात कर दोगे ना, आपको जीरो मिलेगा, जीरो, चाहे आप सही हो आपकी डेफिनेशन। मैं आपको एक और क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब लिखोगे इफ योर फोर फिंगर, हाँ जी फोर फिंगर क्या दिखा रही है, इफ योर फोर फिंगर शोस मैग्नेटिक फील्ड एंड, कॉमा डाल देना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, मिडल फिंगर शोस करंट, मिडल फिंगर शोस करंट, तो क्या होगा, देन योर थंब, याद रखो ना, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट, देन योर थंब विल गिव, वहां लिख दो, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ किसकी, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इट मीन्स थंब हेयर रिप्रेजेंट्स फोर्स। अलग अलग हुए ना भाई, उसके अंदर जो थंब था वो दिखा रहा था करंट, और इसमें जो थंब है वो क्या दिखा रहा है, फोर्स। हो गए डिफरेंशिएट, अलग अलग हो गए, और यही लिख के आना है एग्जाम में। क्लियर है। इन व्हाट वे, कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे करंट दिखा रहा है और यहाँ पे फोर्स दिखा रहा है। क्लियर है, आगे चलें, नोट इट डाउन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, ध्यान से देखो, ये देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये देखो, ये आपका है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या दिखा रहा है, ये फोर्स या मोशन, और इसमें क्या दिखा रहा है, ये इसमें दिखा रहा है करंट, और ये मेरी 4 फिंगर क्या होती है, रैप होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को साइंस में बी से डिनोट किया जाता है, ये भी याद रखना, और करंट को आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फोर्स, और यहाँ पे है करंट। नोट इट डाउन, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भाई मीना ने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जैसे जैसे वो दूर जाती गई सेंटर से ऑफ द सर्कुलर लूप, उसने देखा कि लाइन ना डाइवर्ज करना शुरू हो गई। क्यों भाई, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। आपको इसके लिए डायग्राम बना दो ना, टीचर को मजा आ जाएगा, टीचर बोलेगा भाई को बच्चा सब कुछ पढ़ के आया। ध्यान से देखो, सर्कुलर वायर में आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। सर्कुलर वायर का डायग्राम बनाते कैसे, यहाँ देखो, पहले आप बनाओगे सर्कुलर वायर, ये बन गई, यहाँ लिखोगे प्लस, यहाँ लिखोगे माइनस। करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है, याद रखना इस बात को, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये बात, ये रूल मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, इसको बनेगा कैसे, ये बन गया वायर, सर्कुलर वायर। अब हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस एंड से दूर जाते जा रहे हो ना, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, एज शी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर,
ऑफ द सर्कुलर वायर शी ऑब्जर्व दैट द लाइन कीप ऑन डाइवर्जिंग, धीरे धीरे ये लाइन बड़ी होती जा रही है, ये बड़ी होती जा रही है, ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी हो गई, सेंटर में ऐसा लग रहा है मुझे कि ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको रूल बताया था, मैं फिर से बताया था रूल, जब भी करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, करंट ऐसे ही घूम रहा है ना, करंट इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, जब भी करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, तो आपकी जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल हमेशा लेफ्ट साइड होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर जैसी करंट आपका क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, तो नॉर्थ पोल आपका राइट साइड होगा। लो बात ही खत्म हो गई। अब कोई सा भी क्वेश्चन करा लो, सब हर जगह आपको नॉर्थ पोल पता लग ही जाएगा। अब कुछ पता लगे ना लगे, लेकिन नॉर्थ पोल आप निकाल लोगे, ये पक्का है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा और नॉर्थ से लाइनें निकलती है, तो यहाँ पे एरो ऐसे आएगा लाइक दिस, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। पेपर में कोशिश करना वो पूछे ना पूछे डायग्राम बना देना, इसके मार्क्स होते हैं, आधे नंबर होते हैं इसके, ठीक है। अब जरा आंसर देते हैं उसको, वो क्या कह रहा है कि भाई मीना का आंसर देते हैं। मीना क्या कहना चाहती है? मीन कह रहा है कि मीना ने ऑब्जर्व करा जैसे जैसे वो दूर गई वैसे वैसे क्या हो गया, डाइवर्ज करना शुरू हो गया। हाउ विल यू एक्सप्लेन हर ऑब्जर्वेशन? क्योंकि भाई डिस्टेंस के बढ़ने दिख रहा है आपको, ये जो आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो बढ़ती चली जाती है और बढ़ेगी तो क्या होगा, इट मीन्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं क्या, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीजेस। देयरफॉर, हाँ जी, देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करे जा रहा है, इट इंक्रीजेस डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इट इंक्रीजेस डिग्री ऑफ, हाँ जी, डिग्री ऑफ क्लोजनेस को बढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो, दिख रहा है आपको डिग्री किसको कहते हैं, क्लोजनेस। ये देखो और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो ये आएगा इसका आंसर ना। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नोटेड डाउन। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इंडिकेट। इसका मतलब है कि भाई जहां से वो मुड़ रहा है, ये जो ये चीज है, ये पार्ट नियर द एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ये हमारा सोलेनॉइड है जो हम बनाते हैं, यहाँ से ये जो बेंड हो रही है, ये क्या चीज इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गया ना लाइनों का, कितना सारा क्राउड हो गया, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, और इसके बाद जो रहेगी, बाकी जो रहेगी वो क्या रहेगी, वीक रहेगी। इट मीन्स जैसे जैसे क्या होगा कि भाई जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे एंड से, तो क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है। हाँ जी, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इंडिकेट्स फॉल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बियॉन्ड एंड नियर एंड्स ऑफ ए सोलेनॉइड, बियॉन्ड एंड नियर एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड। अच्छा, प्रॉपर ये होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फॉल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड, मतलब कहने का मतलब है, ये लाइन ये कहना चाहती है कि भाई अगर वो एंड से दूर जाएगा या उसके मतलब कहीं पास जाएगा, इसके आसपास सिर्फ ये कोने पे ही क्या रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, बाकी सारी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब जहाँ पे, कहने का मतलब है सीधी सी बात, जहाँ पे क्राउड होगा ना ज़्यादा, भाई जहाँ पे लाइनें इकट्ठी हो रही होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है सोलेनॉइड के अंदर, जो कि है ये जहाँ से वो मुड़ रही होती है, ये कोना और ये कोना, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी निकालोगे तो सारी की सारी वीक ही मिलेगी आपको। आगे चले, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जो कि कट है, क्रॉस लगा हुआ है, ये आएगा नहीं। मोटर जनरेटर हमारा कट चुका है पूरा का पूरा। 22 भी कट चुका है, मजे हो गए आपके। आगे चलते हैं 23। हाँ जी, 23 कह रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आ रहा है हमारा, और डायरेक्ट करंट के बीच में मुझे डिफरेंस बता दो। तो इधर एक काम करते हैं, लाइन बना लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ जी,
यहाँ हम लिखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और यहाँ हम लिखते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्या लिखते हैं? डायरेक्ट करंट। आपको सारे के सारे पॉइंट्स में दे देता हूँ, क्योंकि ये ना ये एग्जाम में आ सकता है। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे ना मुझे लगता है मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो आ नहीं रहा, फिर वो एंड में डोमेस्टिक सर्किट कर लेते हैं और ये छोड़ देते हैं। तो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो है ना चेंज करता है अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली, चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब चेंज करता है, आधे के बाद चेंज करेगा पीरियोडिकली। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये चेंज नहीं करता। डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि निकलता किससे? एसी आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं इसको हम डीसी कहते हैं। वैसे पता है एसी डीसी बैंड भी है ना, रॉक बैंड, जिसको शौक है उसको पता होगा। एनीवेज, ये डायरेक्शन चेंज करते हैं पीरियोडिकली। निकलता कहाँ से है ये भाई? इसके जो सोर्स होते हैं, इसके जो सोर्स, जितने भी पावर प्लांट है ना आपके, सोर्स होता है वो होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो, जितने भी पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट ले लो। हमारे घर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट। तो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो एसी आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा। इसके जो सोर्स है डायरेक्ट करंट, ये सीधा जाएगा, ये ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, ये सीधा जाएगा। तो इसका जो सोर्स होगा, तो सीधा जाने का सोर्स क्या हुआ? बैटरी होगी, सेल होगी एक्सेट्रा, बैटरी, सेल एक्सेट्रा। क्लियर है? हाँ जी। तीसरा पॉइंट, ग्राफ बना लेते हैं इसका। अगर ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा भाई? इसका ग्राफ बनेगा ये, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, एंड सो ऑन। इसका जो ग्राफ बनेगा करंट का, हाँ जी, ये बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये हमारी एक्स एक्सिस है, याद रखना, ये वाई है, इस तरह से। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल सीधा जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिकली चेंज होना, आधे के बाद चेंज, आधे के बाद चेंज, आधे के बाद चेंज। अब आप सोचोगे सर हमारे घर में एसी कैसे आ सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे आ सकता है? अब नोटिस किया, कई बार हमारे घर में फ्लक्चुएशन आती है, कई बार लाइट डिम हो जाती है, कई बार लाइट ज़्यादा हो जाती है। तो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या शो कर रहा है? कि हमारा जो करंट है वो प्रॉपर एक सिस्टम से नहीं आ रहा ना। तो भाई सिस्टम से आता तो हमारी करंट जो लाइट है फिक्स रहती है हमेशा, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करती। इट मीन्स ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और जो चीज़ फ्लक्चुएट करती है उसकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, इसकी जो एक है ना साइकिल, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको 50 हर्ट्स होती है। मतलब पहले लिख देते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो एक टाइम पे कितना रोटेट हुआ, मतलब आधे उस साइकिल में 50 गया और ये 50 गया, तो 50 और 50, तो टोटल बेसिकली वो 100 चला, मतलब एक साइकिल में देखा जाए ना। तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब मुझे बताओ, ये वाइब्रेट कर रहा है? हाँ जी, ये तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल सीधा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंटली कितना वो चेंज हो रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्स। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो पूछा भी है, हाउ मैनी टाइम डज एसी यूज इन इंडिया चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड में वो कितनी बार चेंज कर रहा है? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, तो मतलब 50 ऊपर की तरफ ऐसे इमेजिन करो, 50 नीचे की तरफ करो, तो मतलब जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इन 1 सेकेंड, डायरेक्शन चेंज इन 1 सेकेंड कितनी हो रही है? इज 100 टाइम्स, दैट इज 50 + 50, 100 टाइम हो रही है। और इसका डिफरेंस हो गया भाई, मजा आ जाएगा। 4 पॉइंट लिखा ना एग्जाम में, डायग्राम बनाया ना, टीचर खुश आपका। क्लियर है? नोटेड डाउन। हम नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज? जो हम सीरीज में यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हमेशा जो फ्यूज वायर होती है वो डिफाइंड प्रॉपर एक रेटिंग की क्यों होनी चाहिए? उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए कभी भी लार्जर रेटिंग से। भाई जैसे आप इमेजिन करो, जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसका जो फ्यूज होगा ना, फ्यूज आप लगा लो घर के बाहर, जो एमसीबी लगी होगी आपके रूम के बाहर, वो है ना 32 एम्पियर के आसपास लगी होती है। जो आपके घर में जो मेन्स की जो तार आ रही होती है, जो BSES वाले भेजते हैं वायर, वहाँ पे जो वायर है तो उसमें 64 लगा होता है। तो 64 32 ऐसा ही क्यों लगाते हैं हम? देयर इज अ रीज़न। हम 64 को 128 पे नहीं लगा सकते। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान सुनना, फिर हम आंसर लिखेंगे। पहले ज़रा समझ लेते हैं कंसेप्ट है क्या। देखो, फ्यूज़ है ना, एक तरह की तार होती है, फ्यूज़ इज़ अ वायर। अब ये एक फ्यूज़ वायर कहते हैं इसको, ठीक है। ये किसी की भी बनी होती है, टिन की, कॉपर की, डिपेंड करता है कि हमें यूज़ क्या करनी है।
अब मान लो पीछे से करंट आया, पीछे से BS वाले क्या भेज रहे हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, और यहाँ पे आप है ना मज़े से, यहाँ पे आप मज़े से अपना गेमिंग PC चला रहे हो, यहाँ पे फ्रिज चल रहा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रही है, यहाँ पे AC चल रहा है, यहाँ पे मोटर चल रही है, ठीक है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई जो इस पूरे का जो फ्यूज़ लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है मान लो 32 एम्पियर का, जो कि जनरली हमारे रूम में लगता भी है। पीछे से क्या हुआ, पीछे से ना BS कई बार फ्लक्चुएशन होती है, आपको पता है हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो वो करंट थोड़ा ऐसे 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 आता है, ठीक है। तो मान लो पीछे से ना 34 एम्पियर का करंट आ गया, 34 एम्पियर, तो क्या होगा, जैसे ही आ जाएगा या जाएगा या जाएगा, इस सर्किट को तोड़ देगा, वो करंट को आगे जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि भाई अगर ये 34 एम्पियर चला जाता, क्योंकि PC को ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, 34 अगर ज़्यादा करंट दोगे ज़बरदस्ती तो PC ख़राब हो सकता था, आपका फ्रिज ख़राब हो सकता था, वॉशिंग मशीन ख़राब हो सकती थी, AC ख़राब हो सकता था, मोटर ख़राब हो सकती थी। तो यही काम है फ्यूज़ का आपके। आज की डेट में इस फ्यूज़ की जगह ले ली है MCB ने। पेपर में कई बार MCQ में फुल फॉर्म पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को तोड़ने वाले को हम कहते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर है। तो बेसिकली इसने किया क्या, इसने सर्किट को तोड़ दिया, और सर्किट को तोड़ने की वजह से आपके जितने अप्लायंस है परफेक्टली काम करेंगे। आपने करना क्या होता है, पहले के टाइम पे बड़ा ज़माना दूसरा था, तो भाई उस टाइम पे निकाल के पूरा फ्यूज़ वायर को लगा के डालना पड़ता था। आजकल MCB आ गई है, कुछ नहीं होता, आपके घर में फ्लक्चुएशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आप उसको ऊपर कर दो बस, है ना। आपकी MCB कई बार डाउन हो जाती है ना, आपको ऊपर करना होता है बस, ठीक है। अब आंसर लिख लें। तो ये था इसका कंसेप्ट, इसके पीछे पूरा कंसेप्ट यही है। तो कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज वायर। तो भाई फ्यूज वायर प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस, कब, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, जब घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इन केस ऑफ या तो शॉर्ट सर्किट हो गया तब फ्यूज काम करता है, या फिर और ओवरलोडिंग, कई बार ओवरलोडिंग ज़्यादा आपने चीज़ें चला दी तो भी फ्यूज वायर काम करती है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो ये रोल है फ्यूज का, जो कि सीरीज में लगता है। कह रहा है वाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट टू बी रिप्लेस विद अ लार्जर रेटिंग। आपको पता है बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है ये, बच्चे कहते हैं कि बोर्ड में कहाँ से ही आता है, बोर्ड में तो आता ही नहीं एग्जाम्पलर से। आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ, लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लेना, 2024-25 वाला, मैंने इसके सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। आप बोलोगे तो मैं सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, मैं डाल देता हूँ। तो भाई बताओ फ्यूज वायर को डिफाइंड रेटिंग का क्या होता है, उसको लार्जर रेटिंग से क्यों नहीं कर सकते। अब वो जो 32 एम्पियर मैंने लगाया था, है ना, फ्यूज वायर में 32 एम्पियर का फ्यूज वायर था ना। अब इमेजिन करो मैं 32 की जगह ना 64 लगा दूं यहाँ पे, इमेजिन करो। तो भाई अगर पीछे से 34 एम्पियर का करंट आ गया तो ये तो इसको जाने देगा ना, और ये इसको जाने देगा तो जो भी चीज़ें आप चला रहे हो सब खराब हो जाएगी। तो यही तो काम है फ्यूज वायर को, सर्किट को तोड़ना, सर्किट को तोड़ के हमारे अप्लायंस को बचा लेना, ठीक है। तो भाई हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो, आंसर क्या लिखेंगे हम इसका। क्या, पहले क्वेश्चन से उठा लेंगे, क्या वी शुड यूज फ्यूज वायर, वी शुड यूज फ्यूज वायर विद अ डिफाइंड रेटिंग, विद अ डिफाइंड रेटिंग, बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज इट विल ब्लो ऑफ, ये एकदम से फट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, व्हेन अ करंट ग्रेटर देन, जब कोई ज्यादा करंट ग्रेटर देन डिफाइंड रेटिंग फ्लोज फ्रॉम द सर्किट, बात समझ आ रही है भाई। अगर 32 एम्पियर की जगह 33 एम्पियर आ गया तो वो एकदम से ना सर्किट को ब्रेक कर देगा वो, ठीक है। वो कह रहा है क्यों रिप्लेस नहीं करना चाहिए लार्जर रेटिंग से। तो भाई अगर इफ वी रिप्लेस फ्यूज विद लार्जर रेटिंग, तो क्या होगा, अभी तो बताया मैंने, वो कुछ होगा ही नहीं। इट विल नॉट ब्लो ऑफ, ये ब्लो ऑफ नहीं करेगा, ये फटेगा नहीं। और अगर वो ब्लो ऑफ नहीं करेगा तो क्या होगा, देन आपके जो अप्लायंस आप यूज कर रहे हो, देन the appliance will get damaged,
डैमेज हो जाएंगे एज मोर करंट फ्लोज इन इट, ज़्यादा करंट चला जाएगा ना, यही वजह है भाई। तो जस्ट इमेजिन के मतलब घर में भी कितनी सारी एक तरह से सेफ्टी डिवाइस हमारे घरों में लगी होती है, ठीक है। करके जाना, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में आ रखा है, आगे भी पक्का आएगा, ठीक है। नोट इट डाउन, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका 25, कह रहे हैं वाई डज अ मैग्नेटिक नीडल, वाई डज, लॉन्ग आंसर है भाई ये, मैग्नेटिक नीडल कंपास, नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ एंड साउथ इन द एब्सेंस ऑफ अ नियर बाय मैग्नेट, डिफ्लेक्ट करेगी वो नीडल जब एक बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग लूप को मैं पास में लाऊंगा। तो भाई मैग्नेटिक कंपास क्यों करेगा डिफ्लेक्ट, तो कंपास तो जब भी डिफ्लेक्ट करेगा ना मैग्नेट वाला, जब उसके पास मैग्नेट आएगा। इट मीन्स ये क्यों करेगी भाई, इसलिए करेगी करंट कैरिंग वायर में से भी अपने आप क्या निकल रही है, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकल रही है, तभी तो करेगी वो। डिस्क्राइब सम सेलियंट फीचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। स्टार्ट करें क्या, के जो करंट कैरिंग लूप है, हाँ जी आंसर लिखे इसका, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग जो लूप है, करंट कैरिंग लूप ऑल्सो जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, ऑल्सो जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट डिफ्लेक्ट्स, ये डिफ्लेक्ट करेगा ना इसको, दी मैग्नेटिक कंपास। भाई जब भी तो होगा, अगर दो मैग्नेट आपस में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा और तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा, इट डिफ्लेक्ट्स दी मैग्नेटिक कंपास। अब वो कह रहा है मुझे इसके फीचर भी बता दो, कह रहा है डिस्क्राइब सम सेलिएंट फीचर, तो फीचर बताए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भाई, क्या दिक्कत है, फीचर्स आर, आपको पता है ये नॉर्थ से क्या होता है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। हमेशा जो लाइनें होती है, मेरे को बना के समझाया था, ये नॉर्थ और साउथ होता है, ये हमारा बार मैग्नेट होता है, हमेशा नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर, ठीक है। नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर, तीन को यहाँ निकाल देना और तीन को अंदर निकाल देना। एरो हमेशा, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, एरो हमेशा नॉर्थ से साउथ आएगा, नॉर्थ से निकलते हुए दिखाना है, साउथ में एंटर करते हुए दिखाना है, क्लियर है। डायग्राम बना देना इस क्वेश्चन में, टीचर को मजा आ जाएगा, बाय गुड क्या बंदा है, मतलब क्या बच्चा है ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इमर्ज फ्रॉम, शॉर्ट में लिख दो, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, एंड एट साउथ पोल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमारा हुआ भाई, अगर यहाँ देखो, अगर ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो अंदर साउथ से नॉर्थ होगा ना, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एस और एन लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ये बनाए कैसे हैं मैंने, ये क्लोज्ड कर्व होते हैं, है ना, सो दे आर क्लोज्ड कर्व, दे आर कैसे होते हैं ये, दे आर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। और ये कर्व जैसे 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 दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे कर्व बड़े होते चले जाएंगे ना, तो मीन्स दे आर स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर नियर। तो मैं क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर, ये हम कह सकते हैं व्हेन द कर्व इज नियर, एंड जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। और कोई फीचर इसके, हाँ जी, और कोई फीचर, और हम कह सकते हैं कभी भी दो लाइनें आपस में मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर मिलेगी तो उस पॉइंट पे दो नॉर्थ पोल दिखा नहीं पाएगा, है ना, ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर, है ना, कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इंटरसेक्ट भाई कभी भी नहीं करेगी, मैं बताया था, और आपको हमारी एनसीईआरटी का है ना इंटेक्स वाला क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आता है, कुछ समझने में समझा भी देता हूँ, बहुत सिंपल है, कभी भी दो लाइनें आपस में टच होती हुई नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप इमेजिन करो, मान लो ये टच हो गई, तो भाई ये भी नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा और ये भी नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा ना। अब मुझे बताओ एक कंपास दो नॉर्थ पोल कैसे दिखाएगा, दिखा ही नहीं पाएगा वो,
तो कभी भी दो लाइनें आपस में नहीं मिलेगी, नेवर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं मिलेगी। क्लियर है? और कोई पॉइंट है बताओ? डिग्री ऑफ क्लोजनेस मैंने बता दी, स्ट्रांग होती है एंड पे, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ होती है? एंड पे होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड होता है ना, आपका क्राउड डिपेंड करता है। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चले, 25 हो गया, 25 डन है हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, 26 कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल सर्किट डायग्राम मुझे इलस्ट्रेट कर दो जो पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर का डायग्राम याद हो तो भाई वो करना जरूरी है। अगर आपको लिस्ट जाननी है कि आपको कौन से डायग्राम करने चाहिए, मैं आपको लिस्ट भी दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपको करना चाहिए ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे दिया है ना आपकी एनसीईआरटी के, एक उसका डायग्राम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ कि जो आपको डायग्राम करने चाहिए, उसमें से इंक्लूडिंग ये भी है। पॉइंट नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर वायर करना चाहिए आपको, सर्कुलर वायर भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चौथा करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर का ये रहा बार मैग्नेट, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। तो भाई ये आपको करना चाहिए। और एक और बता देता हूँ, अभी ना एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आने वाला है ये, कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं और टीचर को ये बात पता है, लाइव वायर वाला डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको करने पड़ेंगे डायग्राम, याद रखना। तो इसमें देखो आ रखा है डायग्राम, और अगर इसमें आ रखा है तो एग्जाम में पूरा आएगा। कह रहे हैं मुझे बताओ एक सर्किट डायग्राम बना दो, क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का, कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का। हाउ इज राइट हैंड थंब रूल बताओ यूजफुल फॉर फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद राइट हैंड थंब रूल आपको डिफाइन करना है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो भाई स्ट्रेट कंडक्टर का डायग्राम है ना, ऐसा सर्कुलर बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनती है। एक बार एग्जैक्ट डायग्राम समझाता हूँ, जो है ना एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार डायग्राम को देखो जरा, चेक करो भाई। जो डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वो है ये वाला, आपको ये बनाना पड़ेगा और ये आपको बनाना आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। हमने करना क्या है, अब साथ साथ मेरे बना लो, इजी रहेगा। हमने एक कार्डबोर्ड लगाना है यहाँ पे ना, ये कार्डबोर्ड लगा दिया हमने, इस कार्डबोर्ड में से हमने वायर निकालनी है, ये यहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, यहाँ हमने एमीटर लगाना है। ठीक है, यहाँ हमने स्विच लगा देना है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है स्विच, पूरा का पूरा डायग्राम नहीं वाला। ठीक है, बड़ा डंडा छोटा डंडा बड़ा छोटा। इसके बाद आप यहाँ पे ना ऑन ऑफ का बटन लगा दो, और यहाँ से ये जो वायर जाएगी इसको है ना आप यहाँ पे कर दो, ख़त्म, इसको के बोल दो। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सॉरी, ये डॉटेड लाइन से बनेगा, याद रखना, ये 1 2 3 ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, इसको वेरिएबल लगाना ताकि इसका हम करंट चेंज कर सकते हैं। प्लस है करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपका बन चुका है, जो आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे गोल 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 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ये डायग्राम है इसका। ठीक है, अब वो कह रहा है बताओ थंब क्या इंडिकेट करता है, सॉरी राइट हैंड थंब रूल कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई हम फाइंड करेंगे इससे, क्योंकि जैसे करंट जाता है मेरा, तो मेरा थंब क्या दिखाता है, करंट, और मेरी 4 फिंगर कैसे रैप होती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो लिख लो डेफिनेशन, क्या दिक्कत है। तो हम रूल को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर, होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, इन योर, ये लिख के आना एग्जाम में, इन योर राइट हैंड such that your thumb will point in the direction of current, and your four fingers will wrap around it like magnetic field। बात समझ आ रही है? वो ये कह रहा है कि स्ट्रेच करो अपने राइट हैंड में ना, इस कंडक्टर को पकड़ो, आपका थंब दिखाएगा करंट और आपकी 4 फिंगर क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, जैसे आपको क्लॉकवाइज दिख रही होगी इस टाइम। क्लियर है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, नोट इट डाउन। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नोट करो इसको। नेक्स्ट कह रहा है भाई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। पीछे डायग्राम कह दिया, कह रहे हैं मुझे सर्कुलर लूप बना के दिखा दो। तो मैं सर्कुलर लूप आपको बनाना सिखाता हूँ कि सर्कुलर लूप बनाते कैसे है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है बनाना ना, हमने कुछ नहीं करना,
हमने एक है ना सर्कुलर वायर बनानी है ऐसे, ये रही कुछ इस तरह से, और यहाँ लिखना है प्लस, यहाँ लिखना है माइनस। और आपको पता है करंट हमेशा, करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है। बना दिया। अब आपने बनानी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी मैंने बताया, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, याद रहेगा, तीन सर्कल ऊपर और तीन सर्कल नीचे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे दो सर्कल आप ऐसे बड़े बना दो, दो बड़े कर्व, यहाँ पे दो बड़े कर्व, और बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दो, लो बन गया। और एक रूल मैंने बताया था, अभी आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ हमेशा लेफ्ट पे आने वाला है, ख़त्म बात। भाई जहाँ से करंट जाएगा ऐसे याद रख लो, वहाँ पे नॉर्थ आएगा, ख़त्म। यहाँ से करंट, यहाँ से नॉर्थ होगी ना, और नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं, तो यहाँ पे ऐसे एरो होगा लाइक दिस, मतलब ऊपर घूमेगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पे नॉर्थ से लाइनें निकलती है ना हमेशा, और यहाँ पे होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमता है। अब इसको देख के आप क्या क्या फीचर लिख पा रहे हो, वो कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्लेन भी कर दो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो भाई पॉइंटर्स में बना दो इसका आंसर में। हाँ जी, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द एंड्स ऑफ अ क्या सर्कुलर लूप, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, ये सर्कुलर है, नियर द एंड ऑफ सर्कुलर लूप के एंड पे क्या है वो, भाई सर्कुलर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इससे, क्या हो रहा है, ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है ना। एज वी मूव अवे फ्रॉम इट्स एंड्स, तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग अलग होता है। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम बिगर एंड बिगर, और एट दी सेंटर वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो में ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है। पता है वो सेंटर क्या है, वो भाई ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही है, ये बहुत बड़ा होकर स्ट्रेट लाइन दिखता है, ठीक है। एट दी सेंटर द आर्क्स of these circle become so big that they appear as straight line, ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। भाई आप अगर सर्कल को बड़ा करते जाओगे ना, बहुत बड़ा कर दोगे, इवन मैं बोर्ड पे बना भी नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा सर्कल कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सीधी लाइन है ये, इतना बड़ा सर्कल जो बोर्ड पे आ भी नहीं पाएगा मेरे, ठीक है। अब जरा इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर है। कह रहे व्हाई इज इट इफ अ करंट कैरिंग कॉइल हैज n टर्न्स, अगर मान लो किसी करंट कैरिंग कॉइल की n टर्न है तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो n टाइम ही क्यों होगी, बाय अ सिंगल टर्न। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब हुआ, मान लो अगर आप बहुत सारी टर्न लगा दोगे तो उसमें से ना बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और उससे ना उसको हम सॉलिनॉइड भी कहते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसका ना नेचर होता है एडिटिव इन नेचर। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ, नोट कर लो, इसको बना लो, मैं बता रहा हूँ आएगा एग्जाम में, इसको नोट करो। हाँ जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लो आपने ए से बी में एक वायर ली और आपने इसमें मान लो 1,00,000 टर्न लगा दिए, 1,00,000 टर्न लगा दिए, ऐसे करते, तो भाई वो 1,00,000 टाइम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देगा। क्यों, क्या लिखेंगे हम, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एडिटिव होती है, एडिटिव समझते हो, एडिटिव इन नेचर होने का मतलब हुआ भाई ये ऐड ऑन होती चली जाती है, एक तार फिर ऐड, दूसरी तार फिर ऐड, तीसरी तार फिर ऐड, चौथी तार। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। when the coil has n turn, when the coil has n turns, then it will produce magnetic field n times. It will produce magnetic field कितना times? It will produce magnetic field n times। भाई क्योंकि एडिटिव इन नेचर होती है, एडिटिव इन नेचर होने का मतलब हुआ ये ऐड ऑन होती चली जाती है, सबके अंदर ना ये ऐड होती चली जाती है, ठीक है।
तो ये आंसर है इसका, नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम, नोट इट डाउन। हाँ जी नेक्स्ट, आगे चले 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक मुझे एक्टिविटी डिस्क्राइब कर दो, और एक्टिविटीज में लिखिए तो मतलब आने के पूरे चांस है, ठीक है। एक्टिविटी लिखिए तो आएगी जरूर। कह रहा है मुझे एक्टिविटी बता दो जो शो करता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है फोर्स अगर मैं टू इट्स लेंथ एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लगाऊं। मतलब कहने का मतलब है अगर आपके पास करंट है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। कह रहा है मुझे एक्टिविटी बता दो। आपके पास हॉर्स मैग्नेट वाली एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी में, दिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है हाउ डज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट। मतलब बाद में डिफाइन करना है इसको ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को डिफाइन करना है, पहले एक्टिविटी लिखनी है। एक बार जरा एक्टिविटी हम क्या लिखेंगे हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम में एक्टिविटी लिखेंगे क्या, ठीक है। ये पहले हम एक्टिविटी देखते हैं फिर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करते हैं। देखो हमने जो एक्टिविटी लिखी है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है। हमने करना क्या है, हमने पहले एक सर्किट बनाना है, ये रहा। हमने हॉर्स शू मैग्नेट लगाया, हॉर्स यहाँ पे लगाई एल्यूमिनियम रॉड। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक वायर को बांध दिया और यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस से लगा दिया, माइनस है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे वायर के जो दो एंड थे इस एंड को मैंने यहाँ से ऐसे रोल करके यहाँ पे इसको प्लस एंड से लगा, दिख रहा है आपको प्लस एंड है, हाँ जी। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगाया, इस वायर को मैंने इस पर टाक दिया, इसको क्लैम्प कहते हैं। और उसके बाद है ना मैंने बटन को ऑन करा। मेरे को ज़रा पढ़ते हैं एक बार क्या 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 रहेगी। कह रहा है एक एल्यूमिनियम रॉड लो ए बी और दो कनेक्टिंग वायर को सस्पेंड कर दो हॉरिजॉन्टली। एक एल्यूमिनियम रॉड लिया हमने ए बी और इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कह रहे प्लेस करो एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाई बिटवीन द टू पोल विद इन द मैग्नेट फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव। कहने का मतलब है ऊपर साउथ पोल वर्टिकली अबव, दिख भी रहा होगा शायद आपको। यहाँ पे इसने साउथ रखा है और यहाँ पे इसने नॉर्थ रखा है, और कुछ ऐसे रखो कि वो उसके बीच में आए, ऐसे कह रहा हूँ। तीसरा कह रहा है कनेक्ट करो एल्यूमिनियम रॉड को इन सीरीज। मैंने बताया ना बैटरी से कनेक्ट करूँ, यहाँ से हमने जोड़ा, इसको सीरीज में लगाओ। क्या किससे, बैटरी से, की से और रियोस्टेट से। नाउ पास अ करंट, करंट को पास करो थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। एंड बी से एंड ए पे भेजो। एंड बी से दिख रहा है वो करंट, करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये प्लस है माइनस है, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, एज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है, भेज दिया। वट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये नहीं लिखना है एक्टिविटी में बिल्कुल भी, हमें ये लिखना है, ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो रॉड है ना डिस्प्लेस हुई टुवर्ड द लेफ्ट। भाई जब भी दो पैरामीटर आए, कौन कौन से दो पैरामीटर, अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में दो पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं आपको। पैरामीटर नंबर 1 ये रहा, इसको हम कहते हैं करंट। पैरामीटर नंबर 2 ये रही, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको बीच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जब भी दो पैरामीटर आए, एक करंट आया एक मैग्नेटिक फील्ड आया, तो इस पे लगी फोर्स, और उसी से हमारा ये रूल बना, ये वाला फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी, जो विल हमने क्या नोटिस करा, जैसे ही हमने बटन को ऑन करा, अभी तक बटन ऑफ पड़ा था भाई हमारा, अभी तक हमारा बटन ऑफ पड़ा था, ये देखो मैंने ऑफ भी कर दिया, क्या बढ़िया चीज़ है ना स्मार्ट बोर्ड। हमने बटन को ऑफ कर दिया। अब जैसे ही हमने बटन को ऑन किया तो हमने देखा ये रॉड है ना, ये रॉड लेफ्ट साइड पे मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस कर गई, थोड़ा सा ऐसे खिसक गई, और ऐसे किसकी, यू विल नोटिस दैट रॉड गेट डिस्प्लेस्ड। अब हमने क्या करा, हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा। अब देखो ध्यान से देखो भाई, जो पहले करंट जा रहा था, पहले करंट जा रहा था ऐसे ऐसे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, करंट ऐसे जा रहा था। अब अगर मैं बैटरी उल्टी लगा दूं, हाँ जी बैटरी उल्टी लगा के दिखाऊं एक बारी। अब मैं बैटरी उल्टी लगा रहा हूँ, ये लो। अब अगर मैं बैटरी को ही उल्टी कर दूं, बैटरी उल्टी करने का मतलब है मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया और यहाँ माइनस लगा दिया। अगर मैंने बैटरी उल्टी करी तो इट मीन जो करंट जाएगा, करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, अब करंट ऐसे जाएगा। तो भाई जो रॉड पहले जो पहले लेफ्ट की तरफ जा रही थी, दिख भी रहा होगा आपको, अब करंट के उल्टा होने से ऑब्वियसली काम भी उल्टा होगा। काम उल्टा होगा मतलब इस केस में, सेकंड केस में वो रॉड कहाँ जाएगी, वो जाएगी राइट साइड पे। तो ये एक्टिविटी आपको लिखनी है। नाउ क्या, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब वो जा रही है राइट पे। वाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस, अब इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसके पीछे हमारा एक रूल है जो मैं रूल लिखने वाला हूँ, उसी रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसको नोट कर लेना, ये अगर यहाँ पे आ रही है तो एग्जाम में भी आने के पूरे चांस है। हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है ये, ठीक है 12.7, ठीक है। इसको नोट करो, अब मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा, क्योंकि इसके बाद ना, क्योंकि देखो दो पैरामीटर आ गए ना, करंट आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इससे तीसरा पैरामीटर निकलेगा, उसको हम ये कहते हैं फोर्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जरा स्टेट करते हैं, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी ये रही। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे स्ट्रेच
स्ट्रेच कर दो क्या क्या, ये तीनों चीजें, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, ठीक है, और क्या स्ट्रेच किया हमने, मिडल फिंगर, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड योर थंब, एंड योर थंब स्ट्रेच कर दो, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है कि आप इसको ऐसे स्ट्रेच करो कि वो तीनों के तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए। दिख रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है 90 डिग्री, देखो कैसे भी देख लो, हम 90 डिग्री दिखेगा आपको, ठीक है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, इफ मैंने बताया था आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी आप ये रूल लिखोगे ना, हमेशा थंब एंड में लिखना। अगर आपने में लिख दिया ना, इफ़ योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फादर मदर चाइल्ड, याद रखने का तरीका, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। क्लियर है बात, ये होना है। तो इसको एंड में लिखोगे क्योंकि ये दो पैरामीटर गिवन थे, उसके बाद रॉड डिस्प्लेस हुई थी, तो पहले इन दो की बात करोगे। अगर आपने गलती से भी रॉड ये पहले लिख दिया कि थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जीरो मिलने वाला है आपको इसमें, ध्यान रखना इस बात को। क्या लिखेंगे, इफ योर फोर फिंगर, कुछ भी लिख दो, फोर फिंगर है मिडिल फिंगर, बस थंब नहीं लिखना। इफ योर फोर फिंगर, क्या लिखा था, फादर मदर चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, इफ योर फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या बताया मैंने, ये मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट, इन द, आई लिख दूं करंट, देन अब आएगी बात थंब की, देन योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको एग्जाम में करना है, और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, फ्री के मार्क्स से ही। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट आपका 29, 30, 31, तीनों के तीनों क्वेश्चन कट है, क्योंकि यहाँ पे मोटर है, मोटर आ नहीं रही है हमारे, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी कट है, ये भी नहीं आ रहा है, और AC जनरेटर, सब कुछ हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, आपको पता है, आपके मजे हो गए, बल्ले बल्ले हो गई। 32 कह रहा है, हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन ना, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं, और मुझे ही पता है कि बच्चे इसको बना के भी नहीं जाते। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अब अपने आपसे क्वेश्चन करो, आपने बनाया है, आपने क्लास में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, ट्यूशनों में पढ़ा, बनाया आपने, नहीं बनाया ना, तो भाई ये ऐसा डायग्राम है जो बच्चे इग्नोर मारते हैं, बट पेपर में कई बार बच्चों को हेलो बोल देता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पहले मैं कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको थॉरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं समझाया तो पूरे डायग्राम को, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास है ना एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे पास एग्जैक्टली ना 3 तरह की तारें होती है, ध्यान से देखो, 3 तरह की तारें होती है। जो 3 पिन प्लग होता है ना हमारा, एक होती है हमारे पास लाल रंग की तार, लाल रंग की तार, एक होती है हमारे पास काले रंग की तार, और एक होती है हमारे पास हरे रंग की तार, ग्रीन। लाल रंग की तार पे प्लस चार्ज होता है, ब्लैक पे माइनस होता है, ग्रीन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसको हम लाइव वायर कहते हैं, या आप इसको मेंस भी बुलाते होगे। जो मेंस तार होती है आपके घर की, जो इसमें सारा का सारा करंट होता है, वो ये होता है। इन दोनों के बीच में हमारे पास 220 वोल्ट का वी होता है, जो हमारे घरों में आता है। हरी तार एक तरह का ना आपके सेफ्टी डिवाइस होता है, जो आपके घरों में सेफ्टी, मतलब कोई भी मेटल की चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उसमें आपको तीसरी तार मिलेगी है, क्योंकि ये सारे के सारे करंट को अर्थ में भेज देती है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये बॉक्स बना हुआ है, जो पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है ना, ये देखो, ये इसमें करना क्या, ध्यान से देखो, हमने है ना अर्थ वायर निकालनी है ऊपर से, ध्यान रखना, अर्थ वायर जाएगी ऊपर से जाएगी, क्योंकि अर्थ वायर है ना कभी भी आपके दीवारों के अंदर से नहीं जाती, वो साइड से जाती है, दीवारों के अंदर से जाती है, बट अलग से उसका एक बॉक्स होता है। अच्छा, ये है लाइव वायर रेड कलर, और ये है न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर। अब ये मत बोलना कि पेपर में आप रेड कलर लेके जाओ, ग्रीन कलर लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पेंसिल से बनेगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ हम लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज, जहाँ से वो दोनों तारों को जाना है, ठीक है। एक लाइव वायर जाएगी और एक न्यूट्रल वायर जाएगी। लाइव वायर जो जाएगी ये हमारे मीटर में लगेगी, हमारा मीटर है, जो हमारे घरों पर मीटर लगा होता है। एक लाइव वायर लगी और एक न्यूट्रल वायर लगी, फिर यहाँ से मीटर से होते हुए फिर वो तारों को आगे भेजेगा। ये किस में भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें मेन स्विच और फ्यूज व्यूज आते हैं, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना देना एक रेक्टेंगल के साथ, एक छोटा रेक्टेंगल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बन गया। ये जा रही है आपकी लाइव वायर, और यहाँ पे हमने क्या बनाना है, हमने 3 पिन प्लग बनाने हैं 3,
1 2 और 3, और यहाँ पे हमने ये ब्लैक वायर है, ये रेड वायर है, मतलब ऊपर से जो आ रही है वो रेड दिखा देनी है, नीचे से ब्लैक वायर है जो न्यूट्रल वायर जा रही है। और इस अर्थ वायर का ध्यान रखना, अर्थ वायर हमेशा अलग से जाएगी, और इसको जोड़ना भी का है भाई, जोड़ने की गलती मत करना, जोड़ना हमेशा तीसरे वाले में, जो थर्ड अलग से निकला हुआ है ना, जुड़ेगा हमेशा तीसरे वाले में, वही कह रहा हूँ मैं, जुड़ेगा हमेशा तीसरे वाले में, ये कह रहा हूँ मैं, याद रखना है इस चीज़ को। और डायग्राम इसको थॉरली प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं है, रेक्टेंगल स्क्वायर है, सारे सबसे इजी डायग्राम है, बट बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं। बट मुझे पता है अगर आप ये देख रहे हो और आप ये कर रहे हो, आप मुझसे पढ़ते हो, तो आप ये करके जाओगे, दैट आई गारंटी, मुझे पता है इतना अपने बच्चों का, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स का, मतलब बच्चों का तो नहीं, बच्चे इतने नहीं है मेरे। एनीवेज इसको ज़रा नोट करो, इसको डायग्राम को बनाओ, वीडियो को पॉज करो, 2-3 बार बनाना, फिर हम क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करके ज़रूर जाना, मैं बता रहा हूँ फिर से। हाँ जी, आगे भी कुछ पार्ट कह रहा है ना, वो एक बार ज़रा पढ़े क्या कह रहा है। वो कह रहा है डायग्राम बना दो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का बना दिया हमने। कह रहा है डिस्कस कर दो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज़, तो भाई फ्यूज़ की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज़ हम बता देते हैं। तो क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ एक तरह का क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है हमारे घरों के अंदर, है ना। शॉर्ट में लिखवाया तो आंसर, आप बना लेना आंसर। क्या होता है, एक तरह का हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 2, ये क्या करता है, हमारे अप्लायंस को बचा लेता है ना, शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्ट दी अप्लायंस इन केस ऑफ, क्या करेगा, जब क्या होगा, जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगी, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट या और ओवरलोडिंग से हमारे अप्लायंस को बचा लेगा। कैसे बचा लेगा, अगर आपको जानना है तो मैं आपको ये भी समझाया। तो कुछ नहीं करता, फ्यूज़ है ना, एक तरह से एक तार होती है, ये है ना, पीछे से मान लो 32 एम्पियर की तार है, अब पीछे से मान लो 33 एम्पियर आ गया, और ये करंट है ना आपके सारी चीज़ों को ख़राब कर सकता है, एसी करो, टीवी को, फ्रिज को, सब कुछ ख़राब कर देगा। तो ये इसको आगे जाने नहीं देगा। 32 एम्पियर क्या करेगा, इस सर्किट को तोड़ देगा, और आपके सब कुछ है ना बंद हो जाता है, और आपके सारे अप्लायंस बच जाते हैं। तो ये काम करता है फ्यूज़, एक तरह से बचाता है। और आपको पता है अगर ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा आर निकलेगा, तो भाई प्रोटेक्ट तो करेगा, बट है ना, ये आपको ना एक्सीडेंटल फायर से भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर, जो कि इसकी वजह से हो जाती है, एक्सीडेंटल फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, तो ये हो गया इसका, तो ये हो गए इसके यूजेस। किसके यूजेस हो गए ये, किसके, फ्यूज के। कह रहे हैं व्हाई इज इट दैट अ बर्न्ड आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्यूज ऑफ द आइडेंटिकल रेटिंग। भाई अगर आपने एक फ्यूज को निकाला, मान लो आपके घर पे एमसीबी है, आजकल है ना फ्यूज की जगह ना एमसीबी ने ले ली है। आपने अपने घर से एमसीबी को हटाया, भाई आपके इलेक्ट्रिशियन आया, आपने बोला कि ये ना सेम एमसीबी दिखाओ और इसी रेटिंग की लेके आना, बट आप ज़रा तेज़ थे, आपने बोला नहीं 32 की नहीं, मैं 64 की लाऊंगा, और अच्छी एमसीबी लाऊंगा, वो महंगी भी आएगी बट कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। रीज़न मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो अगर आप फ्यूज़, आपकी वायर है, ये 32 एम्पियर की है। पहली बात, इनको जो करंट चाहिए, जो चल रहे हैं, मान लो इसको चाहिए 31 एम्पियर, इसको ए को चाहिए 31 एम्पियर, इसको चाहिए 30 एम्पियर, इसको चाहिए 25 एम्पियर, और इसको चाहिए मान लो 30 एम्पियर। तो भाई अगर आप मान लो सर्किट ले आए, अगर आप छोटा ले आए, मान लो, पहले हम बात करते हैं छोटे की, मान लो अगर आप 20 एम्पियर का ले आए, तो ये तो करंट आते ही ट्रिप हो जाएगा, टूट जाएगा ये तो, क्योंकि भाई ब्लो ऑफ कर देगा इसको, बिल्कुल जला देगा इसको, ख़त्म कर देगा, तो ये भी गलत चीज़ है। अच्छा, अब अगर आप मान लो 64 का ले आए, तो ये 32 एम्पियर है, भाई 31 एम्पियर करंट चाहिए इसको, और पीछे से मान लो 40 एम्पियर का करंट आ गया, तो 64 एम्पियर तो 40 को एंट्री दे देगा ना, क्योंकि वो 64 है, वो इसको क्या ब्रेक ही नहीं करेगा, और एंट्री दे देगा, तो सब कुछ आपका एसी, टीवी, फ्रिज, सब कुछ एक साथ खराब हो जाएगा। तो जब भी आप रेट ये लगाओगे फ्यूज़ वायर, तो जितने का आपने निकाला है, जितने का एमसीबी निकाला है, उतनी ही पावर का, उतनी ही एम्पियर का एमसीबी जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई, एक बार जरा आंसर देख लेते हैं क्या लिखेंगे। आंसर लिखें एक बार। हाँ जी, हम लिखेंगे कि भाई पहले हम छोटे की बात करेंगे, क्या, अ फ्यूज विद लोअर रेटिंग, जिसकी रेटिंग कम होगी, मतलब 32 एम्पियर से कम होगी, मान लो, विद लोअर रेटिंग will blow off very fast and cause inconvenience। तो भाई इसको कोई फ़ायदा नहीं है, and cause जो मैंने समझाई आपको बात, ठीक है। अच्छा, and a fuse with higher rating
हायर रेटिंग, जो हायर रेटिंग का फ्यूज़ होगा, विल नॉट ब्लो एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, बहुत सारा करंट को वो आगे जाने देगा, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट will flow in the circuit, और क्या होगा, and the appliance gets damaged, तो भाई इट मीन्स कम वाला भी गलत है और ज़्यादा वाला भी गलत है। तो ज़्यादा वाला भी लगाओगे तो बहुत जल्दी वो क्या होगा, ब्लो ऑफ होगा, आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा और इनकन्वीनियंस कॉज होगी। क्या हम कह सकते हैं कि भाई रिप्लेस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और अगर आप हायर रेटिंग का लोगे तो वो करंट को जाने देगा, जा भाई करंट, मैंने क्या करना है, मैं तो ब्लो ऑफ हो ही नहीं रहा, तो चला जा, और वो करंट चला गया तो आपके अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं। देयरफॉर, यहाँ लिख दूं, देयरफॉर we should always replace fuse by another fuse wire of identical rating। ये आंसर है इसका प्रॉपर, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। हाँ जी, तो दिस इज द आंसर, नोट इट डाउन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नोट करो, हम खत्म करते हैं इसको। आई थिंक ये खत्म हो चुका है हमारा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। हाँ जी, खत्म हो गया, डन 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 डना डन। हाँ जी, तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल खत्म हो चुकी है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन आई एम हेयर विद यू, आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा, इस पूरे को करने के बाद मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ आपको, एक बहुत छोटा सा टास्क है आपके लिए। अगर आपको मुझसे पढ़ के समझ आया ना, कहना आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इतना शेयर करना कि यार आपके तो मार्क्स आए, बट जिनको अपना मानते हो ना, अपना भाई, अपनी बहन या अपने दोस्त मानते हो, उनके मार्क्स भी आए, क्योंकि आपको पता है ये सब एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आपको ये बात पता है, हो सकता है आपके दोस्तों को ना पता हो। आप इमेजिन नहीं करोगे, जब मैं 10th क्लास में था ना, मेरा दोस्त है ना, ये पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आया था मुझसे, जो कि मेरे लोअर में था। हाफ ईयरली में मुझसे कम मार्क्स लाया और प्री बोर्ड में मुझसे ज़्यादा ले आया था। क्या वजह थी, ये पढ़ के लाया था। तो आप भी चाहते हो ना ऐसा ना हो आपके दोस्तों के साथ, आपके भाइयों के साथ, तो मेरे बोलने पे एक बार इस वीडियो को शेयर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।